मूवी की शुरुआत में हम कुछ एस्ट्रोनॉट्स को देख पाते हैं जो पृथ्वी से हजारों मील दूर एक दूसरे ग्रह पर कुछ नए क्रिएचर्स को ढूंढने के लिए आए होते हैं। उन सभी ने अपने मिशन को बखूबी पूरा किया और अब वो खुशी खुशी वापस अपने ग्रह पृथ्वी पर जा रहे थे। उन सभी के कैप्टन का नाम है मोरोन। मोरोन आधा इंसान और आधा रोबोट है। जिस कंपनी ने इस पूरे मिशन पर पैसे लगाए हैं उसी ने ही मोरोन को इस तरह का किया है और उस कंपनी का नाम है वेलेंट कंपनी। मोरोन सभी को कहता है हमें बहुत ही मोटी रकम मिलने वाली है, तो इसीलिए सब लोग मरते दम तक जो कुछ भी हमने इस ग्रह से निकाला है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। दरअसल उन्होंने काफी खतरनाक दिखने वाले क्रिएचर्स को पृथ्वी पर ले जाने का फैसला किया होता है और ये सब कुछ वेलेंट कंपनी के कहने पर ही करते हैं। मगर उन सबको ये बखूबी पता था कि अगर एक मर्तबा भी ये सभी सैंपल्स पृथ्वी पर पहुंच गए तो इंसानियत खतरे में भी आ सकती है। उनके पास तकरीबन 45 अलग अलग तरह के क्रिएचर सैंपल्स मौजूद है। फिर सभी क्रू वाले शिप की हर एक चीज को मॉनिटर करके अपने अपने स्लीपिंग पोड्स के अंदर बचे हुए टाइम के लिए सोने चले जाते हैं और वो सब आज से ठीक 1.5 साल बाद पृथ्वी पर पहुंचेंगे। फिर सीन कट हुआ और हमें पृथ्वी दिखाई जाती है। पृथ्वी पर 2060 का समय चल रहा था और हम एक बहुत ही बड़ी कंपनी के अंदर मौजूद 14 साल की बच्ची को देख पाते हैं जिसे लंग कैंसर होता है और वो कुछ ही दिनों में मारी जाएगी। तभी उसी के पास खड़ा हुआ साइंटिस्ट जिसका नाम है रिचर्ड, वो उस लड़की डार्सी को कहता है, देखो डार्सी, हमें लगता है कि शायद हम तुम्हें बचा सकते हैं। डार्सी ने कहा, मैं तो कैंसर की पेशेंट हूँ और कैंसर जिसे हो जाता है वो इंसान बचता नहीं है। उन दोनों की बातचीत के दौरान ही वहाँ पर एथिना आई जो रिचर्ड की तरह ही एक साइंटिस्ट थी। एथिना ने बोला, देखो हमें एक ऐसा टोटका मिला है जिससे हम हर एक इंसान को अमर बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें तुम पर कुछ टेस्ट करने होंगे और हाँ, फिक्र मत करो, वो टेस्ट तुम्हें ज्यादा दुख नहीं पहुँचाएंगे। तभी एथिना डार्सी को अपने साथ हाई फाई लैब के अंदर ले गई। जहाँ जाते ही डार्सी की नजर बेड पर मौजूद एक शानदार बॉडी पर पड़ती है। डार्सी उस बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई, लेकिन तभी एथिना ने बताया, हम तुम्हारे माइंड को तुम्हारी ही बॉडी से निकाल कर इस बॉडी के अंदर डाल देंगे। ये बॉडी काफी ज्यादा मजबूत है, फुर्तीली है और तो और इसकी एज भी नहीं बढ़ती, जिसके चलते तुम कभी नहीं मरोगी। ये सब बातें सुनकर डार्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर उस कंपनी का मालिक कैविलियर आ जाता है। कैविलियर तुरंत ही डार्सी के पास आया और उसे कहने लगा, ये सारा पैसा मैं ही लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जैसी नाजुक और मासूम बच्चियों और बच्चों के लिए मैं एक अच्छा फ्यूचर तय कर पाऊँ। लेकिन असलियत में कैविलियर का अगर ये प्रोजेक्ट तो कामयाब रहता है तो अपने प्रोजेक्ट को वो पूरी दुनिया में लॉन्च करेगा और ये प्रोजेक्ट काफी ज्यादा अमीर अमीर लोगों के लिए होने वाला है, जिस वजह से वो आगे चल के इसी प्रोजेक्ट से काफी मोटा पैसा कमाएगा। इतना कहते ही उसने डार्सी को गुड बाय बोला और खुद वहाँ से बाहर आ गया। तभी एथिना ने डार्सी को उसी बॉडी के साथ वाले बेड पर लेटा कर बोला, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस जितना हो सके अपने माइंड को शांत रखना। और 9 घंटे की लगातार चलने वाली सर्जरी और एक्सपेरिमेंट के बाद डार्सी की नेचुरल बॉडी को आर्टिफिशियल बॉडी में बदल दिया जाता है और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ डार्सी उस बॉडी के अंदर रहने में आदी हो गई। डार्सी की बॉडी बहुत ज्यादा मजबूत थी, वो काफी फुर्तीली थी और तो और दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी। इसी तरह करते करते डार्सी को अब 9 महीने गुजर चुके हैं। एक दिन एथिना और रिचर्ड दोनों डार्सी के सामने बैठे थे, जहाँ पर डार्सी उनसे पूछती है, यार मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन खुद सोच नहीं सकती, आखिर ऐसा क्यों है? मैं अपने फैसले खुद नहीं ले सकती और जब मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूँ तब मेरे दिमाग में बहुत तेज दर्द होता है। इसका जवाब में रिचर्ड बोलता है, देखो ये बॉय कैविलियर जो हमारी कंपनी का मालिक है, ये उसी का ही आइडिया था। हालांकि हम इतने ज्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि तुम्हारे माइंड को ये एबिलिटी दे पाए कि तुम अपने आप ही सोच सको, लेकिन फिर भी कैविलियर ने हमें ऐसा करने से रोक दिया। रिचर्ड की बात सुनकर एथिना रिचर्ड से कहने लगी, देखो हमें ये सब कुछ इसे नहीं बताना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि पास ही पीछे मौजूद एक कंप्यूटर के ऊपर सबसे छुपकर कैविलियर ने कैमरा लगा रखा था जिसमें उनकी सारी बातें और पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। इस बात के बारे में उन तीनों को जरा सी भी फर्क नहीं होती, लेकिन इसी तरह काफी और दिन बीत जाते हैं और एक दिन हमने देखा डार्सी के आसपास काफी ज्यादा कैंसर वाले पेशेंट्स को, जिनके दिमागों को ठीक डार्सी की तरह ही निकाल कर एक सिंथेटिक या आर्टिफिशियल बॉडी में डाल दिया जाएगा। अब चूंकि डार्सी वाला प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो कैविलियर चाहता है कि जल्द से जल्द बाकी के बच्चों पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया जाए और देखते ही देखते उनका ये एक्सपेरिमेंट कामयाब भी हो गया और सभी के सभी बच्चे अब अपनी अपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी में आ चुके हैं। इधर सीन फिर से शिफ्ट होता है उसी शिप पर जहाँ पर सभी साइंटिस्ट अपने अपने चेम्बर्स में सो रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों अब शिप के अंदर अचानक से लगातार अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं। काफी साइंटिस्ट की लाशें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी और तो और कुछ साइंटिस्ट अपनी अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भाग भी रहे होते हैं। इतने में ही मोरोन कंट्रोल रूम के अंदर आया और कंपनी की हेड से कनेक्शन जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन शिप का नेविगेशन खराब होने की वजह से मोरोन का मैसेज वेलेंट कंपनी तक नहीं पहुंच पाता, जिसे देखकर मोरोन काफी ज्यादा गुस्से में आ गया। लेकिन मोरोन के पीछे दरवाजे के उस पार एक क्रू मेंबर आती है जिसने तुरंत ही मोरोन को ये दरवाजा खोलने का कहा, लेकिन मोरोन ने उस औरत को अनदेखा कर दिया और
और चुपचाप अपने हाथ में से एक वेल्डिंग रोड निकालकर कमरे को अंदर से सील करने लगता है। ये देखकर वो औरत तुरंत ही समझ गई कि मोरोन अब उसे बाहर ही मरने के लिए छोड़ देगा, इसलिए वो मोरोन को गंदी गंदी गालियां देने लगी। लेकिन अगले ही पल उस औरत ने देखा कि उसके पीछे काफी बड़ा और खतरनाक क्रिएचर उसी का शिकार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। साइंटिस्ट ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा फुर्तीला था कि उस औरत को हिलने तक का मौका नहीं देता और देखते ही देखते उस औरत को चीर फाड़ करके मार डालता है। उस क्रिएचर ने तुरंत ही नोटिस कर लिया कि कंट्रोल रूम के अंदर भी कोई ना कोई मौजूद है, इसलिए वो क्रिएचर तुरंत ही अपने बहुत ही मजबूत टेंटिकल्स को कंट्रोल रूम के दरवाजे पर मारकर उस दरवाजे को खोलने लगता है। मोरोन को तुरंत ही समझ आ गई कि ये दरवाजा अब ज्यादा देर टिकेगा नहीं, इसलिए उसने नीचे ही मौजूद एक स्लीपिंग चैम्बर को खोला और वक्त रहते क्रिएचर से बचते बचाते हुए नीचे अपने पोड में आ जाता है। क्रिएचर ने उस पोड को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पोड बहुत ही ज्यादा मजबूत था। और तभी हम देखते हैं शिप के बाहर का सीन, जहाँ पर हमें पता चला कि स्पेसशिप अब पृथ्वी के काफी करीब आ चुके हैं, लेकिन अब चूंकि उसे चलाने वाला है कोई नहीं, इसलिए अब वो पृथ्वी पर जल्द ही क्रैश कर जाएगा। तभी यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेविड को, जो और कोई नहीं बल्कि डार्सी का ही सगा भाई था। डेविड को इतना तक नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या मर गई। और डेविड एक मेडिकल टेक्नीशियन है जो गवर्नमेंट के लिए आर्मी में काम करता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग की छत पर जरा हंसी मजाक कर रहा था कि तभी उनकी नजर दूर से आते हुए स्पेसशिप पर पड़ती है, वही स्पेसशिप जिसके अंदर मोरोन था। देखते ही देखते वो स्पेसशिप बिल्डिंग्स को चीरते हुए शहर के बीचों बीच क्रैश हो गई और उसके क्रैश होने से सैकड़ों लोगों ने बेरहमी से अपनी जान गंवा दी। ये नजारा देखकर सभी के सभी सोल्जर्स पूरी तरह से तैयार होते हैं और बड़े बड़े ट्रक्स में बैठकर निकल गए क्रैश साइट पर। जहाँ जाते ही उन्होंने जो नजारा देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था, क्योंकि बेचारे लोग स्पेसशिप के नीचे आकर चींटियों की तरह कुचले गए थे। जो लोग बच गए थे उनकी हालत देखने लायक नहीं होती, लेकिन फिर भी सोल्जर्स का काम था कि बिल्डिंग्स के अंदर मौजूद बचे हुए जिंदा लोगों को बचाना। इसीलिए डेविड और उसके कुछ दोस्त बिना अपनी जान की परवाह किए अंदर घुस जाते हैं बिल्डिंग के। लेकिन उनको क्या पता था कि उस शिप के अंदर ना सिर्फ इंसान है बल्कि काफी खूंखार क्रिएचर्स भी। चलते चलते वो एक शॉपिंग मॉल के अंदर आए, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप काफी नीचे तक जाती है, इसलिए ना चाहते हुए भी डेविड और उसके दोस्तों को अब काफी गहराई के अंदर जाना पड़ता है। वो जैसे जैसे नीचे जाते गए तो शिप का काफी इंटीरियर उनको नजर आने लगता है। इधर हमने देखा मोरोन को, जो अपने स्लीपिंग चेम्बर के अंदर पैक होकर पड़ा था। क्रैश होने की वजह से स्लीपिंग चेम्बर खुल नहीं सकता, इसीलिए मोरोन को अंदर से वो स्लीपिंग चेम्बर काटना पड़ता है। और कुछ ही देर मेहनत करने के बाद मोरोन बाहर आ गया। बाहर आते ही वो क्रू वाले सेक्शन में जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बेरहमी से मारे गए थे और उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही क्रिएचर था जिसने मोरोन के सामने उस लड़की साइंटिस्ट को मारा था। मोरोन यहाँ वहाँ देखता है इस उम्मीद में कि शायद वो अपनी कंपनी से कांटेक्ट कर पाए, लेकिन क्रैश होने की वजह से सभी नेविगेशन और कॉम्स टूट चुके थे। इतना कम नहीं था कि मोरोन ने देखा कुछ आर्मी वाले अब हथियार लेकर शिप के अंदर घुस चुके हैं, इसलिए मोरोन को जल्द से जल्द सभी सैंपल्स को इकट्ठा करके वापस अपनी कंपनी की तरफ निकलना होगा, लेकिन ये काम बाकी आर्मी वालों से छुप कर करना होगा। इधर सीन कट हुआ और हम देखते हैं कैविलियर को, जिसके पास रिचर्ड और डार्सी आए थे। रिचर्ड डार्सी के कहने पर डार्सी की सिफारिश लेकर कैविलियर के पास आया होता है, क्योंकि डार्सी को पता चल चुका था कि उसका भाई डेविड अभी भी जिंदा है। लेकिन कैविलियर और कंपनी वालों ने डार्सी को झूठ बोला था और कहा था कि डेविड तुम्हें छोड़कर भाग गया और उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन डार्सी के पास एक काफी अनोखी पावर थी, जिससे वो सभी कंप्यूटर्स को हैक करके उनकी फुटेज देख सकती है। उन्हीं फुटेजेस में से एक फुटेज में उसे डेविड भी दिखाई दिया, जो उसी क्रैश साइट पर स्पेसशिप के मलबे में से लोगों की जान बचा रहा है। तभी डार्सी ने कैविलियर को बोला, देखो हम लोग काफी ज्यादा मजबूत हैं और सोल्जर से कई गुना एडवांस भी, इसलिए तुम्हें हम सबको भेजना चाहिए। हो सकता है शिप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हों। डार्सी की बात सुनते ही कैविलियर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बॉल को काफी तेजी से डार्सी की ओर फेंक मारा, लेकिन डार्सी ने उसे बिना झिझके ही कैच कर लिया, जिसे देखकर तुरंत ही कैविलियर डार्सी को बोलता है, देखो मैंने तुम्हारे भले के लिए ही झूठ बोला था, ताकि तुम्हारा माइंड सभी चीजों से शांत रहे और तुम बेफिक्र होकर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन सको। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। दोस्तों डार्सी कैविलियर पर एकदम अंधा यकीन करती थी और फिर तुरंत ही कैविलियर ने बोला, रिचर्ड आप इन सभी को इकट्ठा करके जहाँ पर स्पेसशिप क्रैश हुआ है वहाँ पर जाइए। याद रहे वेलेड कंपनी का वो शिप काफी अच्छी अच्छी चीजों से भरा हुआ है जो हमारे बहुत काम आएंगी, इसीलिए सोल्जर्स के वहाँ पर जाने से पहले उन चीजों को अपने कब्जे में ले लो। आर्मी और गवर्नमेंट से परमिशन मैं ले लूंगा। इसके तुरंत बाद ही डार्सी बाकी के सभी बच्चों को अपने साथ लेती है और काफी बड़े बड़े एरोप्लेन्स में बैठकर क्रैश साइट की ओर निकल गई। डार्सी अपने भाई डेविड से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उतावली थी, लेकिन यहाँ हम देखते हैं शिप का सीन, जहाँ पर दो सोल्जर्स काफी ज्यादा अलर्ट होकर यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं, क्योंकि शिप काफी ज्यादा बड़ा है और उन्हें अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। यहाँ वहाँ भटकते हुए वो दोनों उस वाले कमरे में आ गए जहाँ पर सभी के सभी क्रिएचर सैंपल्स को रखा गया था। उनकी
उनकी नजर काफी ज्यादा सैंपल्स पर पड़ी जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावने लग रहे थे। बहुत ही जल्द उनकी नजर नीचे गिरे हुए एक साइंटिस्ट पर पड़ती है जिसकी मौत काफी अजीब तरह से हुई थी। जब एक सोल्जर काफी डरा सहमा हुआ पीछे खड़ा होता है तभी छत पर से एक अजीब तरह का क्रिएचर चुपचाप उसके कंधे पर आकर बैठ जाता है और देखते ही देखते उसकी गर्दन के अंदर चला गया। इतना कम नहीं था कि एक क्रिएचर अपने पॉड से शीशा तोड़कर बाहर आने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर वो दोनों सोल्जर्स बहुत ज्यादा दहशत में आ गए। इसीलिए उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने में ही अपनी भलाई समझी। वो दोनों बिना वक्त जाया करते हुए उस रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे मोरोन आ गया जिसने उन पर गन तानी हुई थी। मोरोन ने उन दोनों को अपने अपने हथियार नीचे फेंकने का बोला और चुपचाप वापस उन्हें उसी कमरे में ले गया जिस कमरे में वो सैंपल्स मौजूद है। मोरोन ने उन दोनों को नीचे बिठाया और उनके हाथों को मेटल पाइप से बांध दिया। मोरोन उन दोनों को वहीं पर बैठने का कहकर खुद वहाँ से चला जाता है। उन दोनों सोल्जर्स ने यहाँ वापस आने का कहा और उनके हाथ खोलने का कहा, लेकिन वो कहता है जल्द ही मदद आ जाएगी, इसलिए चुपचाप यहीं बैठे रहो। इतना कहकर मोरोन वहाँ से चला गया। यहाँ हम देखते हैं डेविड और उसके कुछ साथियों को जो बाकियों की तरह चलते चलते उसी कमरे में पहुँच जाते हैं जिस कमरे के अंदर क्रायो स्लीप्स वाले चैम्बर्स थे। यानी इन चैम्बर्स के अंदर अगर एक बार इंसान सो जाए तो चाहे फिर वो 10 साल बाद उठे उसकी उम्र या जिस्म को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि सभी के सभी क्रायो स्लीप वाले चेम्बर्स बड़ी बुरी तरह तबाह हो चुके थे। उनमें मौजूद साइंटिस्ट को बाहर से किसी चीज ने मार डाला था। ये देखकर डेविड कहने लगा, ऐसा केस मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये किसी इंसान का वार बिल्कुल नहीं है। इंसानों के पास ऐसा कोई हथियार नहीं जिसे चलाकर वो बाकी इंसानों की इतनी बुरी हालत कर सके। तभी हम देख पाते हैं उन्हीं दो सोल्जर्स को जो लगातार अपने पास ही पड़े हुए एक चाकू की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसी सोल्जर की शर्ट में से वही कीड़ा या वो क्रिएचर बाहर आता है जो पहले ऊपर छत से उसके कंधे पर आया था, जिसे देखकर वो सोल्जर बहुत ज्यादा डर जाता है। इतना कम नहीं था कि वो क्रिएचर आहिस्ता आहिस्ता करके उसके हेलमेट के अंदर चला गया। सोल्जर चाहकर भी उसे अपने से दूर नहीं कर पाता। फिर उस क्रिएचर ने तुरंत ही उस सोल्जर की गर्दन पर काटा और लगातार उस बेचारे सोल्जर का खून पीना शुरू कर देता है। दूसरे सोल्जर को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो करे तो करे क्या, और देखते ही देखते उस क्रिएचर का पेट बहुत ही ज्यादा फूल जाता है, मानो जैसे उस क्रिएचर ने बेचारे सोल्जर का सारा खून कुछ ही लम्हों के अंदर चूस लिया हो। इतना कम नहीं था कि हमने देखा दूसरे सोल्जर के सर पर भी उसी क्रिएचर जैसा एक दूसरा क्रिएचर आ चुका है। वो क्रिएचर भी दूसरे सोल्जर की तरह उस सोल्जर की शर्ट के अंदर चला गया और तभी वो सीन कट हो जाता है। यहाँ हमने देखा डेविड और उसके कुछ दोस्तों को जिन्हें ढूंढा ढांडी करते हुए अब 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी भी उनके हाथ एक भी जिंदा चीज नहीं लगी। इतना कम नहीं होता कि तभी स्पेसशिप बिल्डिंग से और खिसक कर नीचे जाने लगता है, जिस वजह से डेविड और उसके सभी दोस्त नीचे गिर जाते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से तीनों में से किसी को भी बिल्कुल चोट नहीं आती। और यहाँ हमने देखा डार्सी को जो बाकी सबके साथ एक जहाज में बैठकर क्रैश साइट की ओर लगातार बढ़ रही थी। लेकिन तभी रिचर्ड उसे एक बहुत ही भयानक सच बताता है, जिसे सुनकर डार्सी के तो मानो होश ही उड़ गए। रिचर्ड ने डार्सी को बताया, ये जो बॉय कैविलियर है हमारी कंपनी का मालिक, ये बहुत ही घटिया आदमी है। इसने तुमसे पहले तकरीबन 68 कैंसर के पेशेंट्स को जान से मारा है, क्योंकि हर पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता था। हर पेशेंट पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले ये ठीक तुम्हारी ही तरह उसे बातों में लेके आता, और जब एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तब ये उनकी बॉडीज को कचरे के ढेर में फेंक देता। मैंने भी कई बार यहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इसने हमारे अंदर एक चिप लगा रखी है जिसके कारण उसे हमारी लोकेशन का पता चल जाता है और हम पकड़े जाते हैं। अगर तुमने भी अपने भाई को लेकर कैविलियर की कंपनी से दूर जाने की कोशिश की तो कैविलियर एक ही चुटकी में तुम्हारा भेजा उड़ा देगा। इसीलिए कोई भी जल्दबाजी या बेवकूफी बिल्कुल मत करना। और इसी के साथ एपिसोड 1 यही खत्म हुआ। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।